अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फ्रेडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये पूरा चैप्टर क्यूटीएम के बारे में है, मींस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेडमैन्स थ्योरी एंड द केन्स थ्योरी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। फ्रेडमैन in his essay The Quantity Theory of Money a Restatement। इसको ए रीस्टेटमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जो क्लासिकल थ्योरीज थी, जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं दो तीन थ्योरीज, इसने उसको रीस्टेटमेंट करके पेश किया है। उसमें थोड़ी चेंजेस करके या उसमें इजाफा करके, उन्हीं चीज़ों को, कोई नई चीज़ें नहीं हैं लेकिन उन चीज़ों में कुछ एडिशंस करके 1956 में एक ऐसे पब्लिश किया जिसका नाम था द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट। ये दिस essay beautifully restated the old quantity theory of money. In his restatement, he says that money does matter, कि मनी मैटर करती है। जिस तरह आम तौर पे हम कहते हैं ना कि मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, तो सेंस ये बन जाती है हमारे पास कि जो मनी है, जो पैसा है, वो सिर्फ यूज होता है लिक्विड पर्पसेस के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस और इनके लिए। लेकिन फ्रेडमैन कहता है कि नहीं, मनी डज मैटर। बाकी जो फिजिकल एसेट्स होते हैं या बाकी जो एसेट्स जिस तरह होते हैं, ये उन्हीं एसेट्स की तरह ही है और हमें इसकी डिमांड होती है बाकी एसेट्स की तरह। फ्रेडमैन differs the QTM from Keynes and says that it depends upon permanent income। अगर आपको याद हो तो केन्स ने बात की थी रियल इनकम के बारे में। रियल इनकम फिर हमने डिस्कस भी की थी कि क्या होता है, वो इनकम जो आपके पास बच जाती है आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन, उसको रियल इनकम कहते हैं। लेकिन फ्रेडमैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेडमैन कहता है कि इंसान का जो जो क्यूटीएम है या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, वो उसने केन से डिफरेंट कर दी है। किस सेंस में? कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो डिमांड है मनी के लिए, वो डिपेंड करती है परमानेंट इनकम के ऊपर, ना कि रियल इनकम के ऊपर। अब परमानेंट इनकम क्या होता है? परमानेंट इनकम इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम। मीन्स हमें अभी जो पैसा मिल रहा है ना, वो तो मिलता जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलेगा, उस तमाम की एवरेज इनकम निकालते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट सर्वेंट को आम तौर पे जब बजट लगता है जून जुलाई में, तो उसमें थोड़ा इंक्रीज मिलता है सैलरी में, और एट द एंड ऑफ द ईयर, हर दिसंबर मीन्स जब नया साल शुरू होता है, तो उनको कुछ खास इंक्रीमेंट भी मिलता है हर साल। तो ये तमाम कैलकुलेशंस की जाती हैं और उसकी बेस पे फिर उसकी बेस पे मालूम किया जाता है कि हमारी ओरिजिनल डिमांड फॉर मनी कितनी है। डिमांड फॉर मनी इज लाइक डिमांड फॉर एनी अदर कैपिटल एसेट। जिस तरह मैंने भी बात की, मनी डज मैटर का क्या मतलब है? दैट द डिमांड फॉर मनी इज लाइक अदर कैपिटल एसेट्स। हमारे बाकी के कैपिटल एसेट्स होते हैं ना, जो कि लॉन्ग रन एसेट्स होते हैं, जिस तरह हमारी उनकी डिमांड होती है, उसी तरह मनी की डिमांड भी होती है। जबकि केन्स ने कहा था मनी डजेंट मैटर। उसने पैसे को इस सेंस में नहीं लिया था, किसी और सेंस में लिया था। वो जब डिफरेंस की बात करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसकी एजम्पशंस क्या हैं फ्रेडमैन की? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेडमैन सेज दैट his quantity theory is a theory of demand for money and not a theory of output, income or prices। इसने अपनी थ्योरी को स्पेसिफाई किया है डिमांड फॉर मनी के लिए, ना कि आउटपुट कितनी है, ना कि इनकम्स कितनी है, ना कि प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है। सारी बेस करती है मनी के ऊपर, डिमांड फॉर मनी। सेकेंडली, ये पहला, सेकेंडली देखें, फ्रेडमैन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। इन द फर्स्ट टाइप, मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पजेज। ये अगर आप देखें तो ये वो टिपिकल बात है जो कि हम पिछली थ्योरीज में पढ़ते आ रहे हैं। इट सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल बात है, पैसा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके बदले हमें बाकी के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंस के, घर के भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के, या हमारे बिजनेस पर्पज या कमर्शियल यूज़ के भी हो सकते हैं। दिस व्यू ऑफ मनी इज द सेम एज द ओल्ड क्वांटिटी थ्योरी।
पुरानी जो थ्योरीज पढ़ चुके हैं क्लासिकल, उनमें भी यही बात हुई थी कि हमें पैसा चाहिए ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, ताकि हमारे पास पैसा हो, हम अपनी डे टू डे जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हैं उनको कर सकें। बट इन द सेकेंड टाइप, ये भी मुख्तलिफ है, जो पुरानी क्लासिकल थ्योरीज हैं उनसे ये डिफरेंट है। कैसे? मनी इज डिमांडेड बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट। मनी इज मोर बेसिक देन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फ्रेडमैन कहता है कि पैसा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बल्कि ये एक एसेट है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसकी डिमांड करते हैं कि हमारे पास पैसा हो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ डिमांड सॉरी मनी जो है ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हमारे पास जितना पैसा आता है हम उसको आगे लगाते जाते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज वी नीड मनी फॉर सम फ्यूचर प्लान्स, हमारे जो प्लान्स होते हैं उसके लिए, फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। तो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं हो जाता, बल्कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, इसको हम अपने पास रख सकते हैं एज ए एसेट। जिस तरह कैपिटल एसेट की डिमांड होती है, वैसे ही मनी की डिमांड भी होती है। Thirdly, Friedman treats the demand for money just like the demand for any durable consumer good. Durable means for long time. ठीक है, जिस तरह मेरे ख्याल से ड्यूरा फॉर्म के बारे में, ड्यूरा फॉर्म जो है ड्यूरेबल से निकला है। तो ये क्यों उसका नाम ड्यूरा रखा गया है? बिकॉज उनके सेंस में और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो कहते हैं कि दिस इज ए ड्यूरेबल फॉर्म, 10 साल 15 साल खराब नहीं होगा, तो इसलिए उसका नाम ड्यूरा फॉर्म रख दिया है। फ्रेडमैन क्या कहता है कि मनी जो है, डिमांड फॉर मनी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अदर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं लेकिन ड्यूरेबल फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंस ऑफ मनी डिमांड, मनी जो डिमांडेड है या आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ मनी डिमांडेड, ये चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले यूर परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम क्या होती है, इस पे बात हो गई है। इफ परमानेंट इनकम राइजेस, अगर आपकी परमानेंट इनकम बढ़ती है, डिमांड फॉर मनी राइजेस, तो पैसे की जो डिमांड है, मनी की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। इफ परमानेंट इनकम डिक्रीजेस, डिमांड फॉर मनी आल्सो डिक्रीजेस, सो हैविंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितना आपके पास, आप देखते हैं कि मेरी परमानेंट इनकम जो है वो बढ़ने वाली है, तो आपकी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ती है। जिस तरह कि हमने देखा था या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जितनी आपकी इनकम में इजाफा होता है, उतनी आपकी कंजम्पशन में भी इजाफा होता है। लेकिन ये इजाफा सेम नहीं होता, लेस देन 1 होता है या लेस देन 100% होता है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ती है जब आपकी इनकम बढ़ती है। तो इस यहाँ पे भी वही बात डिस्कस की गई है कि जब आप देखते हैं कि मेरी इनकम में इजाफा होने वाला है, तो आपकी डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन ज़्यादा होती है और कंजम्पशन के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इसलिए देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट इनकम एंड डिमांड फॉर मनी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप गाड़ी अच्छी करना चाहते हैं। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो ज़रा बड़ी जगह ले लेते हैं, ज़रा अच्छी जगह पे घर ले लेते हैं किराए पे। आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो उनको अच्छे स्कूल में एडमिट कर लेते हैं, ज़्यादा फीस जिनकी होती है आम तौर पे। तो इन दिस वे आपकी इनकम के साथ आपकी पैसे की जो रिक्वायरमेंट है, जो पैसे की डिमांड है, वो भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। There is an inverse relation. Inverse means negative relation between interest rate and demand for money. इस पे पहले भी बात हो चुकी है। If the interest rate is high, the demand for money decreases because due to high interest rate, people wish to deposit their cash in banks to earn high rate of return. जब भी बैंक्स या सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो अगर आपके पास आइडल पैसा पड़ा है, तो लोग वो पैसा निकाल के बैंकों में जमा करा देते हैं, इस सोच के साथ कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखें, एक तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, तो दूसरी तरफ आपकी डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो गया। आपकी डिमांड कम हो जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास नहीं रखते बल्कि बैंकों में जमा करा देते हैं। So there is an inverse relationship between interest rate
and demand for money. As the interest rate rises, demand for money decreases या declines. ये इसलिए ये होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकें बैंक से. And if rate decreases, the demand for money increases because people will prefer to keep money with them instead of banks. जब भी बैंक्स इंटरेस्ट रेट गिरा देते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं. क्यों? ताकि छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं मार्केट में, जिस तरह कल पिछले लेक्चर में शायद बात हुई थी स्पेकुलेशंस के बारे में, ताकि छोटी छोटी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती हैं कि एक चीज़ सस्ती हो गई है और कल को महंगी हो सकती है, तो आप इसी तरह की चीज़ें खरीद के उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं रादर देन कि आप बैंक में जाके पैसा रखा दें. तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, डिमांड फॉर मनी उतनी ही ज़्यादा होगी, आप उतना ही अपने पास पैसा ज़्यादा रखेंगे. ये मैं बार बार जिक्र करता हूँ ये 2008 की क्राइसिस के बारे में, क्योंकि उनका मेन रीज़न ही यही था. ये इंटरेस्ट वगैरह जो है, ये जो मॉर्गेज लोन्स हैं, यही उसका बेसिक रीज़न था जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया था. 2003-4 की बात करें तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा गिर गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था. तो जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा पैसा कर्ज लेना शुरू कर दिया, क्योंकि डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा हो गई थी. इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बैंकों से निकाल लिया था और गाड़ियां खरीदना, घर खरीदना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बैंकों के पास पैसा नहीं था, डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, वो लोगों से पैसे मांगते थे, लेकिन वो साइकिल इतना ख़राब हो गया था कि साइकिल चल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से बैंक्स भी बैंकरप्ट हो गए थे, लोग भी बैंकरप्ट हो गए थे और पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई थी. तो दैट वाज द बेसिक रीज़न. ये इंटरेस्ट रेट के मॉर्गेज लोन्स जो होते हैं, ये उनका बेसिक रीज़न था जिसकी वजह से 2008-2009 के क्राइसिस आए थे. आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि उसकी बेसिक रीजंस क्या थी. तो ये इसलिए था कि जब भी बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो लोगों की जो डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ जाती है. लोग बैंकों से कर्जा भी ज़्यादा लेते हैं ड्यू टू लो इंटरेस्ट, लोग मॉर्गेज लोन्स भी ज़्यादा लेते हैं ड्यू टू लो इंटरेस्ट, लोग गाड़ियां खरीदना भी शुरू कर देते हैं. तो ज़्यादातर पैसा जो है वो बैंकों से लोगों के पास आना शुरू हो जाता है ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ मनी. तो इंटरेस्ट रेट इसलिए इनवर्स रिलेशन है इसका डिमांड फॉर मनी के साथ. थर्ड पॉइंट है कि मनी डिमांडेड किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट इज द प्राइस लेवल. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड डिमांड फॉर मनी. इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर मनी आल्सो इंक्रीजेज टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स. अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं, मींस इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई है, तो यूर डिमांड फॉर मनी विल बी इंक्रीजेस. आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. अगर आपकी रिक्वायरमेंट डेली के हिसाब से इतनी है कि आपकी मिसाल के तौर पे 5 किलो सब्जी लगती है, तो 5 किलो सब्जी अभी आपको मिलती है 500 रुपये की, लेकिन मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं, अभी सेम अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं ₹750 की. 750, 500 से 750 पे चला गया, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट तो है 5 kg, तो आप 750 रुपये कहीं से भी लाएंगे ये क्वांटिटी बरकरार रखने के लिए. सो वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स या प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकती हैं, लेकिन अगर प्राइसेस में इंक्रीज आया है तो आपका जो मनी ऑफ डिमांड है वो भी ज़्यादा होगा, सॉरी डिमांड ऑफ मनी है वो भी ज़्यादा होगा सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. ये इन्फ्लेशन आप देखते हैं ना, जिस तरह इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का बेसिक रीज़न ही यही है. ये इन्फ्लेशन का बेसिक इफेक्ट या इम्पैक्ट ही मार्केट पे यही होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, लोगों के पास पैसा तो होता है चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन पैसे की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है. तो फिर लोग क्या करते हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं तो ज़्यादा पैसों से फिर कम चीज़ खरीदी जाती है. जिस तरह के ईरान में आजकल भी है. उस दिन एक वीडियो देख रहा था, तो ईरान में एक बंदे ने खाना खाया एंड इट, सॉरी ईरान नहीं था, उज़्बेकिस्तान था. उज़्बेकिस्तान में एक बंदे ने खाना खाया एंड ही पेड राउंड अबाउट 1 लाख. वहाँ की जो लोकल करेंसी है उसने 1 लाख रुपए उनको दी, वहाँ की जो लोकल करेंसी उसमें. तो ये अभी भी काफ़ी जगह पे इन्फ्लेशन चल रहा है.
प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक टाइम खाना खाने के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन वो डॉलर्स में था, तो फिर जब हमने कैलकुलेशन की तो तकरीबन $5 से $6 थे मेरे ख्याल से। ये उनके 1 लाख रुपए के बराबर था। तो इन्फ्लेशन यही होता है जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं एंड यू विल हैव टू पे मोर फॉर लेस प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो है ये आपस में पॉजिटिवली को रिलेटेड है, दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। तो जिस तरह इंटरेस्ट की सिचुएशन थी वैसे ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। if inflation is high, the interest rate is also high. So there is an inverse relation between inflation and demand for money. If there is high interest rate in the market, the demand for money will be low due to high interest rate offered by the banks. अच्छा, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्टेट बैंक या हुकूमत का यही काम होता है कि मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन को कंट्रोल किए जा सके। मार्केट में पैसा कंट्रोल होता है फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू जो कि गवर्नमेंट बनाती है, एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू जो कि आमतौर पर स्टेट बैंक बनाती है। दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन इफेक्ट दोनों का अलग होता है। जब देखा जाता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो बैंक्स वाले अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, लोग बैंकों से पैसा नहीं लेते, एक बात तो मार्केट में पैसा थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। सेकंड बात कि लोगों के पास घर पे जो आइडल पैसा पड़ा है वो भी ले जाके बैंकों में जमा करा देते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट हासिल करने के लिए। तो मार्केट से एक बड़ी अमाउंट ऑफ कैश जाके बैंकों में जमा हो जाता है और मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल कर दिया जाता है। अब वाइस वर्सा सिचुएशन लेते हैं, जब हम डिफ्लेशन की तरफ जा रहे होते हैं, मार्केट में पैसा कम है, सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाती है, तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। और लेकिन उन कम प्राइसेस की प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं होता। वाई? ड्यू टू द लो सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो बैंक्स वाले क्या करते हैं, देखते हैं कि इन्फ्लेशन कम होता चले जा रहा है, डिफ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट गिरा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट गिराते हैं तो दो काम होते हैं। एक काम यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों से हासिल करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू लो इंटरेस्ट रेट। तो उससे क्या होता है, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में आ जाती है। और सेकंड बात कि लोगों का जो पैसा बैंकों में पड़ा है वो भी निकलवा लेते हैं, अपने डिपॉजिट्स भी निकलवा के बाकी छोटे मोटे कारोबारों में, मिसाल के तौर पे सोना खरीद लेते हैं, कोई प्लाट वगैरह खरीद लेते हैं, इन चीज़ों में लगाना शुरू कर देते हैं। तो बैंकों से फ्लो ऑफ मनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम रिलेशन देखते हैं इन्फ्लेशन रेट और मनी डिमांडेड का। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी, तो हम पीछे पड़ चुके हैं कि प्राइसेस जब बढ़ती है तो डिमांड ऑफ मनी में इजाफा होता है। इसी तरह जब इन्फ्लेशन रेट कम होता जाता है और हम डिफ्लेशन की तरफ चली जाते हैं, तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो भी कम होती चली जाती है। तो इन्फ्लेशन रेट में हमने 2 से 3 मेरे ख्याल से रिलेशनशिप देखे, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट का भी देख लिया और इन्फ्लेशन रेट और डिमांड फॉर मनी का भी देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंशाल्लाह होगा वो द डिफरेंस बिटवीन केन्स अप्रोच एंड फ्रेडमैन अप्रोच।